आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की परिवहन व्यवस्था, इस टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। यह ज्योग्राफी का हिस्सा हो गया और इसका नाम है भारत की परिवहन व्यवस्था। इससे पहले हम लोग इतिहास और भूगोल के अलग अलग टॉपिक पर कुछ वीडियो को देखे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जहां भी कभी अन्य तथ्य की आवश्यकता होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की आवश्यकता होगा, तो उनके भी चर्चा किया जाएगा। केवल उन्हीं पॉइंट की चर्चा किया जाएगा जो आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का स्थान दूसरा स्थान पर है। जबकि बात करें अमेरिका के, तो यूएसए यानी कि अमेरिका सड़क प्रणाली के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62.16 लाख किलोमीटर। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये जो डाटा है, ये डाटा हमेशा चेंज होते रहता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाए नए डाटा को जरूर देख करके जाएंगे, क्योंकि जितने भी परिवहन में आप पढ़ेंगे, बंदरगाह के बारे में, जल मार्ग के लंबाई के बारे में, वायु परिवहन के बारे में, तो नया नया समझिए कि बहुत सारे सड़क बनते रहता है, वायु परिवहन का निर्माण भी होते रहता है। तो आप नया डाटा तैयार करके जाएंगे। हालांकि यहाँ के इस बुक के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 62.16 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 87%। भारत में सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन का ही योगदान है। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक पूछे कि कहाँ पर पक्की सड़क है, तो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान आता है, उत्तर प्रदेश के। लंबाई के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यही रह जाएगा, महाराष्ट्र में लंबाई बहुत ज़्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर राजस्थान में लंबाई ज़्यादा है सड़कों के। नेक्स्ट है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर क्वेश्चन दे दिया है। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। और सबसे अधिक पक्की सड़क का है, तो पक्की सड़क सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। भारत के जो भी नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जैसे आप देखेंगे सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, फिर आप देखेंगे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, फिर देखेंगे मेघालय। ये जितने भी राज्य हैं इनके सामने दो समस्या है, एक तो ये पर्वतीय इलाका है और दूसरा ये जंगली क्षेत्र वाला इलाका है। तो इन राज्यों में देखेंगे तो सड़क का विस्तार आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। खास करके सिक्किम और मेघालय, नागालैंड जैसे राज्य में देखेंगे तो वहाँ पे सड़कों का विस्तार हो या रेलवे परिवहन का विस्तार हो, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में समतलीय जमीन की कमी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एनएच के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन होगा, तो महाराष्ट्र होगा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में ज़्यादा विस्तार है। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,36,444 किलोमीटर। हालांकि हमेशा नया डाटा आते रहता है, तो आप लोग एक साल पहले के डाटा देख कर जाएंगे। इसके अनुसार 1,36,440 किलोमीटर। देखिए भारत में जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे बोलते एनएच, नेशनल हाईवे, इसकी संख्या बहुत कम है। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी संख्या, इसका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है,
देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो इसका जो योगदान है ये मात्र 2%, यानी भारत में मात्र 2% क्षेत्र पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन व्यापार में बात करें तो व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय राजमार्ग की है। भले ही इसकी संख्या कम है, सबसे ज़्यादा भारत में ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कम होते हुए भी जो भारत में व्यापार है, अंतर्देशीय यानी डोमेस्टिक व्यापार, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसी राष्ट्रीय राजमार्ग का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? देखिए अभी क्वेश्चन आ गया। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये देश के कुल 40%, याद रखेंगे 40% यातायात साधन संपन्न करती है। भले इसकी संख्या 2% है, 2% का मतलब है जितने भी सड़क है हमारे देश में टोटल 4 प्रकार की सड़कें पाई जाती है। एक होता है NH यानी कि नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट रोड और एक होता है विलेज रोड यानी कि ग्रामीण सड़कें। ये 4 प्रकार की सड़क पाई जाती है। उसमें से सबसे कम जो सड़क होता है वह NH के, यानी परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम प्रतिशत NH के होता है, लेकिन योगदान इसका सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? अभी के अनुसार बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH-44। पहले क्या था? पहले 7 था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले 7 था, लेकिन NH-7 में ही और रास्ता जोड़ दिया गया है, अब हो गया NH-44 और इसका जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। इसके टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगा 4112 किलोमीटर। तो ये भी याद रखेंगे, 4112 किलोमीटर NH-44 की क्या है? टोटल लंबाई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न हो गया 11 नंबर प्रश्न हो गया, कह कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? तो ये जो NH-7 है, याद रखेंगे NH जो 7 है उसे मिलाया गया और तब जा कर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 का निर्माण हुआ, जो सबसे लंबा है। तो टोटल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को मिला कर राष्ट्रीय जो राजमार्ग संख्या 7 था उसे मिला दिया गया और तब जा कर के उसका लंबाई बना NH-44 और इसका टोटल लंबाई हुआ 4102 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? ये VBI प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। टोटल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो NH-44 जो है वो टोटल 12 क्षेत्र, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य है, से गुजरती है। बात करें कौन कौन क्षेत्र से गुजरती है तो सबसे पहले हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आपको मैप बना कर दिखाएंगे, उसमें ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये मान लिया जाए, एक सेकंड पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो को दिखाएंगे। इस मैप को देखेंगे, इस मैप को देख करके आपको आसानी से NH-44 के लोकेशन को समझने में आसानी होगा। देखिए NH-44 जो है वो भारत के सबसे लंबा राजमार्ग है और इसके बात करें कहाँ से गुजरती है तो ये शुरुआत होता है यहाँ से। यहाँ मतलब कि आप जम्मू कश्मीर देखेंगे तो यहाँ पर श्रीनगर है, ये श्रीनगर से आएगी और ये आगे आकर ये इलाका हो गया पंजाब। तो आप देखते रहेंगे, पंजाब हो गया, फिर पंजाब से आगे आगे हरियाणा, फिर हरियाणा और इसी में दिल्ली सटेगा। याद रखेंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सटेगा और थोड़ा सा राजस्थान में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के अच्छा खासा इलाके में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के बाद ये जो राजमार्ग है ये महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र से ये हो गया कहाँ पर? तेलंगाना क्षेत्र। यहाँ देखें तेलंगाना क्षेत्र है, फिर तेलंगाना से देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश में, फिर ये आ गया कहाँ पर? कर्नाटका में, और कर्नाटक से आगे ये चली जाएगी कहाँ? तमिलनाडु में। फिर से देखेंगे ये हो गया कौन सा क्षेत्र? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर हो गया जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, फिर दिल्ली मिलेगा, थोड़ा सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया, यूपी में भी देखिए यूपी से भी गुजरता है, फिर महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटका, यहाँ पर हो गया तमिलनाडु।
पूरे आप इलाके को जोड़ेंगे तो केंद्र शासित और राज्य दोनों को जोड़ने पर पाएंगे कि NH-44 जो है वो टोटल 12 क्षेत्रों से गुजरती है। जैसे मिलाइए, जम्मू कश्मीर ये हो गया 1, दूसरा हो गया पंजाब 2 हो गया, हरियाणा 3 हो गया, दिल्ली 4 हो गया, यूपी 5 हो गया, राजस्थान 6 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ये 9 हो गया, तेलंगाना 9, फिर ये आंध्र प्रदेश 10 हो गया, कर्नाटक 11 हो गया और तमिलनाडु 12 हो गया। टोटल 12 क्षेत्र से गुजरती है। आप इस लोकेशन को याद रखेंगे। देखिए बहुत लंबा चौड़ा ये रास्ता है, तो बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तरी दक्षिणी गलियारा के बारे में। तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा के नाम दिया जाता है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि इंडिया के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जोड़ा जाता है। अब ऊपर में इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि आप पढ़े होंगे भूगोल में, तो ये जो इलाका है ये POK का इलाका है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये वाला इलाका में नहीं आगे बढ़ सका है क्योंकि ये वाला इलाका जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इन क्षेत्रों में इस सड़क मार्ग का, इंडिया की सड़क मार्ग का विकास नहीं हो पाया है। दूसरा कारण है कि इस क्षेत्र पर पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये जो रास्ता दिखाई देगा आपको यहीं तक दिखाई देगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न हो गया, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले NH-17 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहरों को उसकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, 0 माइल सिटी के रूप में नागपुर शहर को जाना जाता है। 0 माइल क्या होता है? तो जो 0 माइल है इसी स्थान से किसी विशेष क्षेत्र की दूरी मापा जाता है। तो किसी विशेष स्थान के दूरी तय करने के जो स्थान होता है वो 0 माइल से ही होता है, वो 0 माइल होता है। तो भारत में कौन सा शहर 0 माइल सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत में नागपुर जो महाराष्ट्र में है उसे 0 माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो बताए थे आपको, यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो अभी बताएं आपको, ये शुरुआत होता है कहाँ से? श्रीनगर से और ख़त्म होता है कन्याकुमारी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जाती है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? भारत में आपको 3 रोड को ध्यान से देखना होगा। ये 3 रोड से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आपको मैप के सहायता से दिखा रहे हैं 3 राजमार्ग के बारे में, बड़े गहराई के साथ आप देखेंगे उसे। अभी आपको एक नक्शा यूज करके दिखाए हैं आपको। यहाँ पर देखिए, पूर्वी पश्चिम गलियारा की बात करें तो यह पूरब से लेके पश्चिम तक आएगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये असम के सिलचर मिलेगा यहाँ पर, तो असम के सिलचर से होते हुए ये आती है गुजरात के पोरबंदर तक। याद रखेंगे, असम के सिलचर से ऐसे लंबा रूट है और ये लास्ट में आ जाए कहाँ? गुजरात में। ये पूर्वी पश्चिम गलियारा हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो असम के सिलचर से, याद रखें, असम के सिलचर से गुजरात के कहाँ तक? तो गुजरात के पोरबंदर तक गुजरती है। और यह हो गया उत्तरी दक्षिणी गलियारा। ये उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो हो गया ये गुजरता है कहाँ से? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। इसके अलावा एक और मार्ग याद रखिएगा आप लोग, उसे बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग ये शुरुआत होता है कहाँ से? दिल्ली से। यह दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है, दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है, चेन्नई से कोलकाता को और फिर कोलकाता को दिल्ली से। इसे फिर से देखेंगे, दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है, मुंबई को से फिर चेन्नई को जोड़ेगी, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ती है और फिर चेन्नई से कोलकाता को फिर किससे जोड़ती है? दिल्ली से। चूँकि ये सब बनाने में क्या चतुर्भुज जैसा आकृति बन जा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों महामार्ग याद रखेंगे, एक उत्तरी दक्षिणी गलियारा, एक पूर्वी पश्चिमी गलियारा, एक स्वर्णिम चतुर्भुज। तीनों में से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो यह कहाँ से?
असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक गुजरती है। नेक्स्ट है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अभी बताएं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको, तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है। कौन कौन, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पहला ऑप्शन में ही है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों महानगर को ये जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आरएएस और आरटीएस 2013 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। राइट आंसर क्या होगा, झांसी। जैसे अभी आपको दिखाया है, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा आप लोग। जैसे ये हो गया उत्तरी दक्षिणी गलियारा, ये हो गया उत्तरी दक्षिणी गलियारा, और इधर हो गया पूर्वी पश्चिमी गलियारा। तो ध्यान देंगे उत्तरी दक्षिणी गलियारा ये हो गया, ये होगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो काटेगा ही। तो ये जो काट रही है यह जगह है उत्तर प्रदेश के झांसी। ये जगह कौन हो गया, उत्तर प्रदेश के झांसी। या क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा जिस जगह पर एक दूसरे को काटती है उस स्थान को क्या कहता है, उस स्थान का नाम है झांसी। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे है, यह है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। एक्सप्रेस वे क्या होता है, तो याद रखेंगे 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली जो रास्ता होता है उसे बोलते एक्सप्रेस वे। यह कोई 2 नज़दीकी शहर को जोड़ने वाली रास्ता होता है। बहुत अच्छा रास्ता होता है। यहाँ पर गाड़ी को रोकने का मना होता है, यहाँ पे गाड़ी न रोक सकते हैं और ना ही आप स्पीड को कम कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड कम नहीं कर सकते, कुछ नियम और शर्तें होता है इस रास्ता के लिए। और भारत की बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है। इसकी शुरुआत हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। अभी बताया स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। देखिए ऊपर जो दिया हुआ है, दिया महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग। ये रेल मार्ग नहीं है, यहाँ तो ठीक दिया है, महानगरों को तो जोड़ती है लेकिन रेल मार्ग न दे करके ये क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं का यह कहाँ है। तो ये बताएं आपको, ये नागपुर में, या ऑप्शन सी हो गया, ये नागपुर में। नागपुर कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। तो गोल्डन चतुर्भुज की बात करें तो उसमें जबलपुर नहीं है, क्योंकि जबलपुर कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर यह पड़ता है आपको राजस्थान में। तब देखें हैं कि जो भी महामार्ग देखें आप लोग, ये दिल्ली से क्रॉस करके मुंबई में, अब मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और राजस्थान इधर के इलाके में है। तो इधर वाला इलाके में नहीं पड़ेगा, बाकी सभी इलाका जो अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, गया हो गया, बिहार के गया, इस सभी जगह पर गोल्डन चतुर्भुज महामार्ग स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। बताए थे उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर से जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके हम लंबाई की चर्चा किए थे कि जो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर हो गया, इसके टोटल लंबाई की बात, इसका जो टोटल लंबाई है उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर दोनों के संयुक्त रूप से कहा जाए तो इसका हो जाएगा लंबाई 7214। ये भी याद रखेंगे, पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी टोटल लंबाई होता है 7214। ऐसे याद रखिएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 7214 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र यानी जोन को नहीं दर्शाता है। पहला करा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिल्कुल यह है। फिर करा ईस्ट सेंट्रल, देखिए सी ओ दे दिया, पता नहीं ओ का मतलब क्या होगा, सी ई दिया हुआ है, ईस्ट या कॉरिडोर रेलवे हो गया। फिर नॉर्थ वेस्ट रेलवे हो गया, ईस्ट वेस्ट रेलवे हो गया। आप पढ़ते होंगे भारत के रेलवे के बारे में, तब पढ़ते होंगे भारत के जो रेलवे है उसको 17 जोन में बांटा गया है, 17 जोन में बांटा गया है। हालांकि इसको संख्या आपको देखिएगा कि ज़्यादा भी मिल सकता है, जब मेट्रो को जोड़ा जाता है तो इसकी संख्या बढ़ जाता है। और 17 रेलवे जोन में से आप देखेंगे तो एक मध्य रेलवे
आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, या आप लोग नोट करते जाएंगे। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय होगा वो मुंबई में है। फिर उसका पूर्वी रेलवे का देखेंगे तो कोलकाता में है। उत्तर रेलवे का देखेंगे तो नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्वी रेलवे के देखेंगे तो गोरखपुर में। अभी आपको जैसे याद देख रहे हैं, ये हो गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि यह हो गया क्या दक्षिण यह हो गया आपको रेलवे के दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ये जो दक्षिण, फिर से देखेंगे दक्षिण, जो दक्षिण हो गया पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बिलासपुर में। तो आप कहीं पर लिख लेंगे बिलासपुर में है। यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। ये जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे हो गया यानी कि उत्तर पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। जयपुर मतलब आपको राजस्थान में मिलेगा। फिर ज़रा ईस्ट, यहाँ पे देखिए ईस्ट वेस्ट रेलवे हो गया, इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा ईस्ट वेस्ट रेलवे का, ये हो जाएगा आपको इसका मुख्यालय के बात करें तो एक सेकेंड, ईस्ट, यहाँ पर आप लोग साउथ वेस्ट रेलवे कर लीजिएगा। ये साउथ वेस्ट रेलवे का हो गया हुबली में, हुबली में हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति की बात करें तो हम लोग चौथे स्थान पे आते हैं, चौथे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पर चाइना आता है, दूसरे स्थान पर चाइना आएगा, तीसरे स्थान के बाद करें तो रसिया आएगा, चौथे स्थान पर कौन आएगा, भारत आएगा, और पाँचवें स्थान पर कनाडा आता है। तो याद रखेंगे प्रथम स्थान पर अमेरिका आएगा, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रसिया, चौथे पर इंडिया और पाँचवें पर कनाडा आता है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया था 1853 ईस्वी में। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में। जबकि बात करें कि दुनिया में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था इंग्लैंड में 1825 में। तो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था 1825 में, और यह चला था इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक, और हमारे यहाँ पर चला था मुंबई से थाने चला था 34 किलोमीटर के बीच, 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था 1853 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी था। ये 4-5 क्वेश्चन पूछता है किसके समय में चला था, तो चला था लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब चला था, 1853 में चला था। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। लेकिन विश्व में सबसे रेलवे कब चला, तो रेलवे सबसे पहले इंग्लैंड में चला था 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था। इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थावे के बीच चली। ये कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 के। किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से, बोरी बंदर यानी मुंबई से, यानी मुंबई जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उससे थावे चला है, यानी मुंबई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। रेलवे का लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है, यूपी के गोरखपुर में। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे जोड़ता है। जो कोंकण रेलवे है यह रोहा से मंगलुरु तक के जोड़ता है। और कोंकण रेलवे से याद रखेंगे, ये जो कोंकण रेलवे है इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, और ये 4 राज्यों से गुजरती है। तो याद रखेंगे कितने राज्यों से, 4 राज्यों से गुजरती है। अब पढ़े होंगे गोवा के बारे में। गोवा के जो राजकीय भाषा वो कोंकणी होता है, कोंकणी है, और उसी इलाके से यह कोंकण रेलवे गुजरती है। तो कितने राज्यों से, 4 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। हालांकि अभी तो सभी जगह पे रेल मार्ग का विस्तार हो चुका है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे तब जवाब देंगे सिक्किम, सिक्किम में रेल मार्ग का विस्तार नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। देश की सबसे चलने तेज रेलगाड़ी, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिया सब गलत माना जाएगा। हालांकि ऑप्शन के अनुसार इसमें सही कहा जाएगा तो गतिमान एक्सप्रेस होगा। लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है ट्रेन 18, ट्रेन 18। हालांकि ट्रेन 18 का नाम बदल करके वंदे भारत ट्रेन रखा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछे भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेल का नाम कौन है, तो होगा वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। यहाँ पर है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इस लाइफ लाइन एक्सप्रेस की बात करें तो ये चला था 1991 में, याद रखेंगे 1991 में। और यह दुनिया की चलता फिरता पहला हॉस्पिटल ट्रेन है। लाइफ लाइन
ट्रेन क्या है, लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन एक ऐसा ट्रेन है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, कंपाउंडर, नर्स वगैरह रहते हैं और यह किसी जगह पर पहुंचने से पहले सूचना दे देता है। जैसे मान लेते हैं कि यह मुंबई पहुंचने वाला है, तो मुंबई पहुंचने से यह बहुत पहले यानी सप्ताह दिन पहले सूचना दे देगा कि मुंबई पहुंचने वाले हैं या ट्रेन पहुंचने वाली है। और जैसे मुंबई में पहुंचेगा वहां पर कुछ दिन रुकेगा और आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबका इलाज किया जाएगा। तो ये चलता फिरता यह ट्रेन है और यह चला था 1991 में और दुनिया का पहला देश भारत बना जो इस प्रकार के ट्रेन चलाया था। नेक्स्ट है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन ऐसे पूछे आपसे, डेक्कन ओडिसी ट्रेन का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से। चूँकि डेक्कन दक्कन देखते हैं तो दक्कन का क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। पहले चलता था पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान में, और पैलेस ऑन व्हील्स जो चलता था एकदम अच्छा तरीका से, जो रेल मतलब राजशाही प्रकार के ट्रेन था, इसी के तर्ज पर डेक्कन ओडिसी चलाया गया और डेक्कन ओडिसी चलाया गया महाराष्ट्र में। पैलेस ऑन व्हील्स कहाँ पर, राजस्थान में चलाया गया। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी कि 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक, तो असम के डिब्रूगढ़ से कश्मीर जो जम्मू तमिलनाडु के कन्याकुमारी वहाँ तक जाती थी, याद रखेंगे। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। यह समझौता एक्सप्रेस। बड़ा आसान प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो ये पश्चिमी घाट से गुजरती है, पश्चिमी घाट। आप जैसे देखते हैं पश्चिमी घाट को, तो ये वाला इलाका आप देखते हैं इस तरीका के प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं। यह हो गया गुजरात। यहीं पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो घाट है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट सब देखेंगे तो महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक और केरल, इसी 4 क्षेत्र से कोंकण रेलवे गुजरती है। याद रखेंगे कोंकण रेलवे का संबंध कितने से, तो 4 राज्यों से है। कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी घाट में। देखिए ये पश्चिमी घाट है और ये वाला इलाका जो ये पूर्वी घाट है। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग की लंबाई अभी बताएं 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से गुजरती है, बताए थे आपको, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और हो गया केरल। तो देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, गलत होगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं गुजरती तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर जाएगा ये वाला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। नेक्स्ट है, भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है। तो भारत में बिजली पर चलने वाली जो ट्रेन का प्रतिशत है वह है 65.78%, 65.78%। नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी भारत के रेलवे के जोन पूछा कितना रेलवे का जोन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 18। कहीं पर 17 दिया होगा, इसका मतलब है वह भारत के जो मेट्रो ट्रेन है उस मेट्रो ट्रेन के मुख्यालय को नहीं जोड़ा है। मेट्रो के जो परिचालन हो रहा है उसके जोन को यह शामिल नहीं किया है। मेट्रो को जब जोड़ दिया जाता है तो उसकी संख्या बढ़ के 18 हो जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यह हुगली में होगा। यह कहाँ पर होगा, हुगली में होगा। देखिए बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में आपको उस तरह से मुख्यालय का नहीं मिलेगा आपको। चेन्नई की बात करें, इस चेन्नई में, तो चेन्नई में आप लोगों को मिलेगा साउथ रेलवे के, यानी कि दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय मिलेगा वह मिलेगा चेन्नई में। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे के मुख्यालय, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के मुख्यालय आपको मिलेगा जयपुर में। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हाजीपुर में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, देख सकते हैं बीपीएससी 2011 में दिया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये बिहार के हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, अभी चर्चा किया, यह राजस्थान के जयपुर में है। हाजीपुर में अभी बताया है पूर्व मध्य रेलवे का क्या है, मुख्यालय है। जबलपुर की बात करें तो इस जबलपुर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे
यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आपको जबलपुर में मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में रेल मार्ग के 3 प्रकार है, 3 प्रकार है। रेल के जो पटरी देखते हैं आप, जैसे यह हो गया रेल के पटरी, ये रेल के पटरी हो गया, तो दोनों के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं गेज। दो रेल के जो पटरी के बीच की दूरी होता है उसे बोलते हैं गेज, याद रखेंगे। जैसे ये हो गया रेल के पटरी पर ऐसे बिछाया जाता है, ये जो पटरी है इसके बीच के दूरी को हम बोलते हैं गेज। और गेज के आधार पर भारत में 3 प्रकार के ट्रेन चलता है। कौन कौन है? तो एक होता है ब्रॉड गेज, याद रखेंगे, पहला है ब्रॉड गेज। एक होता है मीटर गेज और एक होता है नैरो गेज। बड़ी लाइन, मध्यम लाइन और मीटर लाइन, सॉरी बड़ी लाइन हो गया, मीटर लाइन हो गया और छोटी लाइन हो गया। 3 तरह के ट्रेन चलती है गेज के आधार पर, यानी 2 पटरी के बीच के स्थान के दूर जो स्थान होता है उसे गेज बोलते हैं। और इस आधार पर भारत में 3 प्रकार का ट्रेन चलता है। बड़ी लाइन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड गेज, फिर होता है मीटर लाइन, उसे मीटर लाइन ही बोलते हैं, और एक होता है नैरो गेज को हिंदी में बोलते हैं छोटी लाइन। नेक्स्ट है रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई। तो ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज को हिंदी बोलेंगे बड़ी लाइन, और बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होगा वो होगा 1676 mm, या मीटर में कहा जाए तो 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। कहीं कहीं पे 1 आपको 8 भी दे देगा तो भी चलेगा, 1.676 मीटर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? यह चली थी 1925 में, 1925 में। और 1825 के बात करें, इसका ठीक उल्टा के बात करें, 100 साल पहले जाएंगे तो 100 साल पहले यानी 1825 में सबसे पहला देश इंग्लैंड बना जहां पर पहली बार ट्रेन चला था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, यह थी डेक्कन क्वीन, जो कहाँ चलती है? यह महाराष्ट्र में चलती है, याद रखेंगे डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय महाराष्ट्र यानी मुंबई में मिलेगा। एक मिलेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय, और एक मिलेगा वेस्ट रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 40%। 40% कर्मचारी भारतीय रेलवे में कार्यरत करता है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी सूती वस्त्र उद्योग में, याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग में। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? रेलवे को मिलेगा। सूती वस्त्र के बाद रेलवे मिलेगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई की बात करें तो हो जाएगा 64,600 किलोमीटर, 64,600 किलोमीटर। हालांकि इसकी संख्या अब बढ़ गया होगा। नेक्स्ट है कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से गुजरती है? तो ये पश्चिमी घाट से गुजरती है, पश्चिमी घाट से गुजरती है। अभी दिखाए थे मैप पर आपको पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ चली थी? यह दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी, हज़रत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। हालांकि अभी सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम हो गया ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत ट्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ बनता है पहिया? वो बनता है बेंगलुरु में। और कहाँ बनता है? तो आप याद करेंगे बिहार में एक जगह नालंदा में एक जगह हरनौत, तो नालंदा के हरनौत में भी पहिए बनाया जाता है, इसे याद रखेंगे, नालंदा के हरनौत में भी। चितरंजन कहाँ है? तो चितरंजन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डीजल इंजन के कारखाना बनता है, डीजल इंजन के कारखाना चितरंजन में बनता है। जबकि वाराणसी में देखेंगे वहाँ भी बनता है, डिब्बा बनता है, कारखाना जो इंजन होता है वो भी बनता है। नेक्स्ट है प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। संपर्क क्रांति ट्रेन जो चली थी ये चली थी दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। नेक्स्ट है पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चली थी? तो ये चली थी बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। तो कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो यह बेलगाम को नहीं जोड़ता है, बाकी मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी को जोड़ता है। कभी कोई क्वेश्चन दे देगा कि बताइए इनमें से कौन से राज्य कोंकण रेल मार्ग से नहीं छूती है? तो उसमें दे देगा आपको ऑप्शन गुजरात को नहीं छूती है, बल्कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये सभी से कोंकण रेल मार्ग गुजरती है। नेक्स्ट है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? या महाराष्ट्र में शुरू की गई थी?
मुंबई से थाने के बीच चली थी, 1853 में चली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? रेलवे मुख्यालय कह रहा है कि कहाँ पर नहीं है? हुबली कह रहा है। तो हुबली की बात करें तो आपको पता होगा कि इस हुबली में साउथ और वेस्ट रेलवे यानी कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको हुबली में मिलेगा। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय मिलेगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको यहीं पे मिलेगा। फिर है बिलासपुर, बिलासपुर में आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया अहमदाबाद, यहाँ पर कोई रेलवे का मुख्यालय नहीं मिलेगा। फिर से देखेंगे बिलासपुर में किसका मिलेगा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में मिलेगा। और बात करें हुबली में, देखिए एक होता है हुगली, एक है हुबली। तो हुबली अलग है, हुगली अलग। हुगली कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। ये जो हुबली है, इस हुबली में मिलेगा साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और हाजीपुर बिहार के वैशाली में है। नेक्स्ट है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ये हो जाएगा फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन ये जो इंजन है, ये सबसे पुराना रेलवे का इंजन है जो अभी तक वर्तमान में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? वायु परिवहन 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। इलाहाबाद से नैनी के बीच, हालांकि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है, याद रखेंगे। इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। क्या की गई थी? कराची एवं मुंबई के बीच। कराची महाराष्ट्र में, सॉरी पाकिस्तान में है, मुंबई भारत में है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? यह हुआ था 1911 में। ध्यान रखिएगा, 1911 में जो भारत में पहली बार हवाई जहाज की शुरुआत हुआ था वायु परिवहन के, तो सवारी को नहीं ढोया था, यात्री को नहीं लेके गया था, बल्कि वह डाक को लेकर गया था। डाक सेवा के द्वारा वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। डाक सेवा के द्वारा वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था भारत में, बाद में जा करके सवारी का क्या हुआ? परिचालन हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। तो विश्व में बात करें तो यह हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच, भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, यह है एयर इंडिया। एयर इंडिया, पहले एयर इंडिया, यही एयर इंडिया है। हालांकि अब देखेंगे तो एयर इंडिया को फिर से टाटा कंपनी क्या की है? वो अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? यह केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? यह रायपुर में, यह रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। और मुंबई में बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा? मुंबई में। दिल्ली में बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा? दिल्ली में, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में मिलेगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मिलेगा कोलकाता में। साथ साथ पटना में, याद रखिएगा, पटना के जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो इसकी संख्या हालांकि 150 से ऊपर हो गया है, लेकिन आपको अगर बीट या लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट के इसके हिसाब से आंसर होगा 111, हालांकि इसकी संख्या 150 से ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। हालांकि आप नए डाटा को देख करके जाएंगे, क्योंकि यह बहुत पहले के, ज़्यादा पहले भी नहीं है, लेकिन पहले किताब हो चुका है। लुसेंट में जो भी डाटा देगा आपको अपडेटेड डाटा, उस अपडेटेड डाटा को देख कर जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, यह हो गया
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये गंगा नदी पर, कौन नदी पर? गंगा नदी पर। और इसके लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और ये दूसरा नंबर का सबसे लंबा है। ये कहाँ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ से कहाँ? तो सदिया से धुबरी तक जाती है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। अभी आपको जो बता रहे आप नोट करते जाएंगे। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर है और यह सदिया से असम के धुबरी तक जाती है। असम के सदिया से असम के धुबरी तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 3 है वह कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर, लंबाई 205। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करें तो इसकी लंबाई मिलेगा 1078 किलोमीटर, 1078 किलोमीटर। तो चारों याद रखेंगे, 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 205 किलोमीटर और होगा 1078 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ते ही बता है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। इलाहाबाद यूपी में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और इसी से गंगा नदी के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बनती है। कोल्लम से कोट्टापुरम, यही कोल्लम से कोट्टापुरम दिया है, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। सदिया से धुबरी असम में है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। और काकीनाडा से पुदुचेरी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है? तो 4 है। काकीनाडा से पुदुचेरी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है? 4 है। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये बताएं आपको जलमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ? ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जाएगी। जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो यह जाएगी सदिया से धुबरी असम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम जाएगी। 4 की बात करें तो काकीनाडा से ये जो दिया है मरकान्नम, काकीनाडा से मरकान्नम, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जाएगी। नेक्स्ट है भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? यह होता है 95%, याद रखेंगे 95%। 95% समुद्री मार्ग द्वारा और 5% जो अंतर्देशीय परिवहन होता है नदी नहर उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो मुख्य बंदरगाह की संख्या कितना है? 13 है और छोटे छोटे बंदरगाह की संख्या 200 से अधिक है। बड़े बड़े बंदरगाह 13 है और छोटे बड़े बंदरगाह की बात करें तो 200 से अधिक है। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है देखते हैं। कह कि तट रेखा कटी फटी है। देखिए जहाँ भी तट रेखा कटी फटी रहेगा वहाँ पर पोताश्रय बनाना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कटी पटी रेखा कम है, इसी वजह से पोताश्रय की कमी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि तट रेखा जो है प्रायः सीधी है और सपाट है। तट रेखा जितना कटा पटा रहेगा पोताश्रय बनाने में उतना ही सुविधा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए जैसे मान के चलिए कि ये जो इलाका है ये कटा फटा क्षेत्र है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बंदरगाह बनाएंगे तो दूर से जो समुद्र की लहर आएगी पानी, तो दूर से ही इधर के इधर रुक जाएगा और इधर तबाही नहीं मचाएगा, मतलब इधर सुरक्षित रहेगा। फिर से देखेंगे जैसे मान लीजिए कटा छटा क्षेत्र है, अब यहाँ पर बंदरगाह बनाएंगे इसके अंदर, तो ये जो आएगी लहर इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तो अंदर जाते जाते तक पानी का रफ्तार कम हो जाएगा, जो जहाज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। तो तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है, इसलिए पोताश्रय की क्या है? अच्छी पोताश्रय की कमी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट की बात करें तो अभी आपको हम दिखाते हैं। जैसे भारत के देखिए ये वाला हिस्सा, इसे आप देख सकते हैं, यह हो गया पश्चिमी तट और यह हो गया पूर्वी तट। ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। आपको ब्लैंक पेज पर दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप इस पर देखिए, जैसे यह हो गया भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चूँकि इसी से हमें मतलब है इधर ही पानी है, बंदरगाह आपको इधर ही मिलेगा, ऊपर में कोई इलाका में बंदरगाह नहीं मिलेगा। देखिए इधर हो गया पश्चिमी क्षेत्र, इधर हो गया पूर्वी क्षेत्र। सबसे पहले इधर बंदरगाह मिलेगा आपको गुजरात में, ये मिलेगा कांडला गुजरात में मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ महाराष्ट्र है तो यहाँ पे 2 बंदरगाह मिलेगा, एक मिलेगा नहावा सेवा, और इसी नहावा सेवा का नाम बदल के होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और एक बंदरगाह मिलेगा मुंबई बंदरगाह। फिर यहाँ पर आएंगे आप गोवा में, तो गोवा में मिलेगा आपको मार्मुगाओ बंदरगाह। फिर आएंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटक में मिलेगा आपको बंदरगाह, उसका नाम है मंगलुरु बंदरगाह।
मंगलुरु बंदरगाह। फिर आएंगे नीचे केरल में, तो केरल में मिलेगा कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। देखिए ये जितना बंदरगाह देखे हैं ये सभी पश्चिमी तट पर है। कांडला, नाहवा सेवा, मुंबई, मार्मुगांव, मंगलुरु, कोच्चि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह हो गया यह पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट की बात करें तो तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह मिलेगा, 3 बंदरगाह। 3 बंदरगाह में से एक है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह है, एक मिलेगा एन्नोर बंदरगाह और एक मिलेगा तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। इसके ऊपर जाएंगे तमिलनाडु से ऊपर में तो आंध्र प्रदेश मिलेगा, वहाँ पर विशाखापत्तनम मिलेगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर ऊपर जाएंगे उड़ीसा में तो उड़ीसा मिलेगा पारादीप बंदरगाह, पारादीप, पारादीप बंदरगाह। और ऊपर जाएंगे फिर पश्चिम बंगाल में तो 2 बंदरगाह मिलेगा आपको, एक मिलेगा हल्दिया और एक मिलेगा आपको कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पर करा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है। तो पश्चिमी तट पर देखिए ये सभी बंदरगाह है, इसमें से देख लीजिए ये सब पश्चिमी तट पर है। तो जो भी होगा जैसे देखिए कांडला पश्चिमी तट पर है, मुंबई पश्चिमी तट, मंगलोर भी है। एन्नोर देखिए, एन्नोर आपको इधर मिलेगा पूर्वी तट पर, तो एन्नोर बंदरगाह पूर्वी तट पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा एन्नोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। देखिए पूर्वी तट पर इतना बंदरगाह है, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई हो गया, एन्नोर, तूतीकोरिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हो गया 81वां नंबर प्रश्न हो गया। कोलकाता है, पूर्वी तट पर है। नाहवा सेवा देखिए, नाहवा सेवा महाराष्ट्र में है, नाहवा सेवा देख सकते हैं आप लोग, नाहवा सेवा इधर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में पारादीप है, यहाँ पर देख सकते हैं। और विशाखापत्तनम ये भी पूर्वी तट पर, विशाखापत्तनम देखिए पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। यह होगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोचिन कहाँ है, कोच्चि हो गया केरल में हो गया, चेन्नई हो गया तमिलनाडु में, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में हो गया। नेक्स्ट है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्र का निर्माण किया गया। यह किया गया नाहवा सेवा के। जब मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया तो उसको कम करने के भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा दूसरा बंदरगाह बनाया गया। एन्नोर तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र यह हो गया कांडला, कांडला कहाँ गुजरात में है। और ज्वारीय बंदरगाह पूछे कि ज्वारीय बंदरगाह इंडिया में कौन है, तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए अगला क्वेश्चन वही दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। मार्मागांव कहाँ है, गोवा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा और मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन है। तो स्वतंत्रता के बाद कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया जो गुजरात में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एक्सचुरी पर स्थित है। यह होगा मार्मुगांव, मार्मागांव या मार्मुगांव। आप पढ़े होंगे गोवा में, तो गोवा में एक नदी है मांडवी और जुआरी, मांडवी जुआरी, इसी के एक्सचुरी पर मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है मार्मागांव पत्तन है, अभी बताएं गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है। तो उड़ीसा में कौन बंदरगाह है, उड़ीसा को मिलेगा पारादीप। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा। करा के अगला पारादीप बंदरगाह कौन राज्य में है, तो पारादीप उड़ीसा राज्य में होगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन है। इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा, देखिए नाम में ये विशाखा यानी विशाल, सबसे विशाल कौन है यानी विशाल सबसे गहरा कौन है, तो होगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है डॉल्फिन नोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो यह विशाखापत्तनम में होगा। ये सबसे गहरा भी है और डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है। यह सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है, काफ़ी अच्छा बंदरगाह के रूप में इसे माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह सत्य है।
कांडला ज्वारीय बंदरगाह बिल्कुल सही है। कह कि मर्मुगांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यह गलत होगा। विशाखापत्तनम देश के सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह, ये भी सही है। मर्मुगांव के जगह पर क्या होगा, विशाखापत्तनम देश के सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार बताएं आपको। पूर्वी द्वार जब भी कहे तो कोलकाता हल्दिया हो जाएगा, और पश्चिमी की बात करें तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट है, नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। नाहवा सेवा का नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पारादीप एवं कांडलापत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो पारादीप कहाँ होगा, पारादीप देखिए आपको उड़ीसा मिलेगा, यानी पश्चिमी पूर्वी तट पर होगा। कांडला कहाँ होगा, गुजरात में, ये पूर्वी पश्चिमी तट पर होगा। तो पारादीप होगा पूर्वी और कांडला पश्चिमी, याद रखिए क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर, राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन होगा, विशाखापत्तनम, क्योंकि विशाखापत्तनम बंदरगाह के आगे पहाड़ी नोज है, डॉल्फिन नोज है, जिसकी वजह से जो भी समझिए कि ज्वार के पानी आता है या कोई भी समुद्र के तरंग आता है, लहर आता है, तो उससे वह पानी बाहर ही रुक जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है और यह बंदरगाह सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पोताश्रय नहीं है, कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु, सॉरी कड़ा के निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है, तो इसका 100 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु नहीं है, मंगलुरु है, याद रखेंगे मंगलुरु है। यह कर्नाटका में है या कोच्चि केरल में है। कांडला कहाँ पर है, तो कांडला आपको मिलेगा गुजरात में। बेंगलुरु नहीं मिलेगा, मंगलुरु है। नेक्स्ट है, कोलकाता किस प्रकार बंदरगाह है, तो कोलकाता नदीय बंदरगाह, कोलकाता नदीय बंदरगाह है। आपको पता होगा कि हुगली नदी जब आगे बढ़ती कोलकाता में, तो वहीं पर एक बंदरगाह का निर्माण किया गया, बंदरगाह को विकसित किया गया है। तो हुगली नदी और समुद्र के तट दोनों को जोड़ करके मिलाया गया है, तो ये नदीय बंदरगाह के उदाहरण है। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है, तो यह हो जाएगा 434 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है, तो 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग की बात करें तो देश के सबसे लंबा होगा इलाहाबाद से हल्दिया। देश के सबसे लंबा जलमार्ग की बात करें तो ये हो जाएगा 104 है। निम्नलिखित देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, देखिए इसका आंतरिक के जलमार्ग की बात करें तो होगा इलाहाबाद से हल्दिया, और ये जो NW यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वो 1 कहलाएगा, 1 कहलाएगा, ठीक है। जबकि कभी कभी क्या होता है कि यही जलमार्ग गंगा नदी जब आगे चल जाती है पश्चिम बंगाल में, तो कभी कभी इसका राइट आंसर देता है सदिया से धुबरी भी दे देता है। तो लेकिन आप याद रखेंगे निम्नलिखित में से करा कि देश के सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन होगा, तो आंतरिक जलमार्ग के बारे में कहा जाए तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा 1620 किलोमीटर, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये मुंबई में स्थित है, इसका नाम नाहवा सेवा भी है। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर है, तो पारादीप आपको उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा में पता है आपको महानदी मिलता है, महानदी के डेल्टा पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई नहीं है, क्योंकि चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, कौन सा गुजरात का करा कि बंदरगाह कस्बा नहीं है, यह होगा जामनगर, जामनगर नहीं होगा। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती वे है, तो सेतु समुद्रम जो परियोजना है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। अब जब भारत के नक्शा बनाते हैं तो यह है भारत के नक्शा, और इसी में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा श्रीलंका, श्रीलंका मिलेगा। श्रीलंका में देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी यहीं मिलेगा, बीच वाले, इसी बीच वाला जगह मिलेगा। इसी को जोड़ने के लिए सेतु समुद्र परियोजना बनाई जा रही है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने के लिए करके। नेक्स्ट है, यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना हो तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता क्यों, इसे पहले समझेंगे। देखिए ये हो गया भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, सही से समझेंगे। यहाँ पर होगा श्रीलंका, तो कह रहा है क्या
यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना, तो चेन्नई यहाँ पर हो गया और कोच्चि यहीं पर हो गया, तो कह रहा है कि ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, इसको ऐसे क्यों जाना पड़ता है, श्रीलंका की पार करके क्यों जाना पड़ता है, बीच से ही क्यों नहीं चला जाता है। समस्या क्या है कि आप पढ़े होंगे, आप रामायण देखे होंगे तो पता होगा कि यहाँ पर आपको राम सेतु मिलेगा, राम सेतु, देखिए राम सेतु। और यहाँ पर जो जगह है ये श्रीलंका और भारत के बीच में, वह ज़्यादा गहरा समुद्र वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है, जो छछला यानी उथला जगह होता है, ज़्यादा गहराई नहीं होने की वजह से अगर जहाज़ यहाँ पे जाएगी तो फंस जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। इसलिए इधर से न जा करके इधर से जहाज़ को जाना पड़ता है, क्योंकि इस दोनों के बीच में मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है, तो दोनों उथला है, दोनों में पानी ज़्यादा नहीं है, गहराई नहीं होने की वजह से यहाँ से श्रीलंका से होते हुए कोच्चि तक जाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये काफ़ी उथला है, इससे पोत पार नहीं कर सकता है, इसे श्रीलंका से होकर के गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। पूर्वी तट की बात करें तो कांडला पश्चिमी तट पर है, लेकिन हल्दिया पूर्वी तट पर है। कांडला गुजरात में पश्चिमी तट पर है, कोच्चि पश्चिमी तट पर है, केरल में है, जबकि पारादीप और हल्दिया दोनों पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन है, यह होगा गंगा नदी बनाया गया है जलमार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। फिर यहाँ पर आप पढ़ेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ने के बाद नीचे पढ़ेंगे। कह रहा है कि इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से सजाइए। इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण को सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा, पहला ए में मछलीपट्टनम हो जाएगा, फिर दूसरा में हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा नागापट्टिनम हो जाएगा, और चौथा में तूतीकोरिन हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, इसे याद ही कर लेंगे। फिर से देखेंगे, पहला हो जाएगा आपको मछलीपट्टनम, फिर दूसरा हो जाएगा चेन्नई, तीसरा हो जाएगा नागापट्टिनम और चौथा हो जाएगा तूतीकोरिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण को चलना, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले देखिए कांडला हो जाएगा, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोच्चि। कांडला कहाँ होगा, तो कांडला गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में और कोच्चि हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। कंटेनर पोर्ट की बात है, कंटेनर की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ पर कंटेनर ज़्यादा क्षमता के साथ आ सकता है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हो गया, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है उसी का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, कौन है नाम है, तो यह है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, यह वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है, और सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन के नाम यही वंदे भारत ट्रेन है, जो 160 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है। नेक्स्ट है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, याद रखेंगे, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश के लंबाई पूछा, यह इंडिया के सबसे बड़ा जो रेलवे सुरंग है, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, सबसे अधिक सड़कों का घनत्व आपको केरल राज्य में मिलेगा, सबसे अधिक घनत्व कहे तो केरल राज्य में, और सबसे अधिक एनएच कहेगा तो सबसे अधिक एनएच आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को क्वेश्चन पूछने की संभावना है। यह हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाब श्रृंखला। नेक्स्ट है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबी मैत्री सेतु बनाया गया है, सही कथन का चयन करें। पहला है, यह पुल त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच है, बिल्कुल यही सही है, यह पुल त्रिपुरा के सबरूम, याद रखें सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच स्थित है।
लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हो गया, जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए निम्न समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला है? तो जापान में लौह अयस्क के निर्यात के लिए अभी वर्तमान समय की बात करें तो यह मारुमोगाओ बंदरगाह को महत्व दिया गया। मारुमोगाओ कहाँ है? गोवा में है, और यहीं से जापान के लिए कच्चे लौह अयस्क भेजने की व्यवस्था किया गया है, निर्यात करने की व्यवस्था किया गया है। तो इस तरीक़े से हम लोग लुसेंट सीरीज के यह वीडियो कंप्लीट किए हैं। आने वाले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा, या यदि आपको कोई सलाह सुझाव है, किसी अन्य तथ्य पर चाहते हैं आप वीडियो बनाना कि लुसेंट में आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो में क्या अच्छाई लगा, क्या बुराई लगा, इसे भी आप लोग अवश्य बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।